ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि फिलर फॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी भी कोर्स पे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है लिंक्डइन। जिसको यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो भी अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किए हैं, आप उनको ये रेफरल कोड रेफर कर सकते हैं। और क्योंकि ये रेफरल कोड फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे एप्लीकेबल है, तो ना सिर्फ सोशोलॉजी बल्कि और भी कोर्सेज अगर कोई बाई करना चाहता है तो आप ये रेफरल कोड उनको दे सकते हैं, जिससे उनका एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस बार फिलर फॉर्म ने योगा और मैनेजमेंट का कोर्स ऐड किया है। तो जो भी आपके जानने वाले में योगा और मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है योगा और योगा जैसी चीज़ों पे बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको कोर्सेज नहीं मिलते। ठीक। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहता है कोई भी जो योगा से रिलेटेड हो, तो आप उनको रिफर कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड भी साथ में रिफर कर सकते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा जो सोशोलॉजी का कोर्स है वो 12 सितंबर से, हालांकि ये 13 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि 12 को क्लास नहीं हो पाई थी, तो 13 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी तीसरी क्लास है। और हमारी डेली क्लासेस जो होती हैं वो 8 बजे होती हैं। डेली 8 बजे ही क्लासेस होंगी आपकी। इन केस अगर कोई इमरजेंसी या कोई भी मतलब इस तरह से रीशेड्यूल होती है क्लास, तो आपको अनाउंसमेंट के जरिए अनाउंस कर दिया जाएगा क्लास के बारे में। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है सोशल एक्शन। एक सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक का। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, वेबर कंसीव्ड ऑफ सोशोलॉजी एज अ कंप्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। ठीक। वेबर कहते हैं कि सोशोलॉजी को डिफाइन करते वक्त एक तरह की डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि सोशोलॉजी की डेफिनेशन मैक्स वेबर ने दिया था। मैक्स वेबर ने सोशोलॉजी की डेफिनेशन बताते वक्त क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, वेबर कंसीव्ड ऑफ सोशोलॉजी एज अ कंप्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। तो ये कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या है? एक कंप्रिहेंसिव साइंस है किसका? सोशल एक्शन का। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट वेबर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। सामाजिक कार्य का कॉन्सेप्ट जो है वेबर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने सोशोलॉजी को ही समाजशास्त्र की परिभाषा जो बताई, वही ये बताया कि समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक क्रिया के व्यापक विज्ञान के रूप में होती। ठीक। यानी कि मैक्स वेबर ने जो समाजशास्त्र की कल्पना की है वो ये क्या है कि सामाजिक क्रिया के व्यापक विज्ञान है। सामाजिक क्रिया का व्यापक विज्ञान है। ठीक। ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये हमारी तीसरी क्लास है, अभी थर्ड क्लास है। तो आपने 2 क्लासेस मिस की हैं, वो आप देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक। His initial theoretical focus is on the subjective meaning that humans attach to their action and interaction within a specific social context. उनका जो शुरुआत का theoretical focus था वो किस पे था? मैंने आपसे बात की है कि ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं बल्कि सब्जेक्टिव मीनिंग पे फोकस करते हैं। ठीक। His theoretical focus is on the subjective meaning that human attach to their action, यानी कि ये ज्यादातर फोकस करते हैं कि हमें वो चीजें समझना चाहिए, वो सब्जेक्टिव मीनिंग समझना चाहिए जो एक इंडिविजुअल जब एक्शन करता है तो उसके माइंड में वो मीनिंग होती है। ठीक। यानी कि जिसने वो एक्शन किया है उस एक्शन को करने का उसका अपना पर्सनल मीनिंग क्या निकलता है, उसको समझना जरूरी है। ये मैक्स वेबर का एक थ्योरेटिकल फोकस था। ठीक। तो हिज इनिशियल थ्योरेटिकल फोकस इज ऑन द subjective meaning that human attach to their action and interaction, यानी कि जो उनके एक्शन और इंटरेक्शन में जो उनकी सब्जेक्टिव मीनिंग होती है उसको समझना सबसे पहले जरूरी है विद इन स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया है और जो उनकी सब्जेक्टिव मीनिंग थी उस चीजों को समझने की जरूरत होती है सोशोलॉजी। उनका प्रारंभिक सैद्धांतिक ज्ञान जो समाजशास्त्र में था वो क्या था? समाजशास्त्र में यानी कि आप ये इसको जो है आप
जनरलाइज कर सकते हैं सोशल साइंस पे, क्योंकि जो मैक्स वेबर की बुक थी रिसर्च पे, वो उन्होंने लास्ट में सोशोलॉजी नहीं लिखा, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस लिखा है उन्होंने, ना कि सोशोलॉजी लिखा है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरे सोशल साइंस के बारे में लिखा कि जब आप क्रिया और आपस में संपर्क के बारे में बातचीत करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि उनका व्यक्तिपरक अर्थ क्या था उस क्रिया को लेकर या उस संपर्क को लेकर, ठीक, या उन अंततः क्रियाओं को लेकर या उस क्रिया को लेकर जो वो कर रहे हैं, उसमें उनका खुद का व्यक्तिपरक अर्थ क्या था। तो उनका प्रारंभिक सिद्धांत ही यही था। ठीक, उनका प्रारंभिक सैद्धांतिक ध्यान व्यक्तिपरक अर्थ पर है, जो मनुष्य विशिष्ट सामाजिक संदर्भों के भीतर अपने कार्यों और अंततः क्रियाओं से जोड़ते हैं। यानी कि जब भी कोई मनुष्य एक कार्य कर रहा है या अंततः क्रिया कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसका अपना व्यक्तिपरक अर्थ क्या है उस क्रिया को करने का, उस अंततः क्रिया करने का। ठीक, उस चीज को समझना ये सामाजिक, आप ये कह सकते हैं जो सामाजिक विज्ञान है उसका काम। ठीक, वेबर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 4 मेजर टाइप ऑफ सोशल एक्शन। उन्होंने 4 मेजर टाइप ऑफ सोशल एक्शन के बारे में बात किया है। वेबर 4 प्रमुख प्रकार की सामाजिक क्रिया में अंतर करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, जो इक्वेशनल। मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि चूंकि वेबर ने सारे एक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, हम तो नहीं कह सकते कि एक्शन जो है 4 ही प्रकार के होते हैं, कई हो सकते हैं, 4 ही तरह के, 4 ही टाइप के क्यों होते हैं। ठीक, तो इन्होंने एक आइडियल टाइप का बेसिस लिया और उससे उस 4 प्रकार में चेंज किया। यानी कि अगर कोई एक्शन जो है रेशनल लीगल के बेस पे है, वो एक्शन कोई भी हो, ठीक, कोई भी एक्शन हो, किसी की भी प्रति हो, अगर वो रेशनल लीगल के बेस पे है तो उसको हम जो है रेशनल ही कहेंगे। ठीक, अगर कोई एक्शन जो है वैल्यू के बेस पे है तो उसको हम लोग वर्ड रेशनल कहेंगे। अगर कोई एक्शन इमोशन के बेस पे है तो उसको अफेक्टिव एक्शन कहेंगे। अगर कोई एक्शन ट्रेडिशन के बेस पे है तो उसको ट्रेडिशनल एक्शन कहेंगे। ठीक, तो इस तरह से 4 पार्ट्स में वेबर ने डिवाइड किया है सोशल एक्शन को, जो एक रेशनल, जो रेशनल लीगल के बेसिस पे होता है, या रेशनल लीगल आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक, वर्ड रेशनल जो वैल्यू रेशनल होता है, अफेक्टिव एक्शन और ट्रेडिशनल एक्शन, ये 4 प्रकार के सोशल एक्शन के बारे में वेबर ने बात किया है। ठीक, वेबर 4 प्रमुख प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में अंतर करते हैं। वो कौन कौन से अंतर है? पहला जो एक्शन उन्होंने बताया वो तर्क संगत कानूनी क्रिया बताया। दूसरा जो है वर्ड रेशनल, इसको आप जेट रेशनल कह सकते हैं, तर्क संगत कानूनी क्रिया। वर्ड रेशनल यानी कि मूल वाचिक, मूल तर्क संगत क्रिया कह सकते हैं, भावनात्मक क्रिया और पारंपरिक क्रिया। ठीक, अब ये चारों क्या क्या हैं वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के डेफिनेशन उन्होंने क्या दी? ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ पर्टिकुलर केस ऑफ रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजेशन अप्लाइड टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहले जैसे रहते थे ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में अगर रेशनलाइजेशन को अप्लाई कर दिया जाए तो उसी को उन्होंने ब्यूरोक्रेसी कहा है। ठीक,
यानी कि रेशनल बेसिस पे अगर लोगों की पोजीशन तय की जाए किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे एक मतलब जो भी उनकी पोजीशन है वो रेशनली डिफाइन है, ठीक। यानी कि अगर किसी एक पोस्ट पे कोई आदमी बैठा हुआ है तो वो उस पोस्ट पे क्यों बैठा है ये रेशनली डिफाइन कर दिया जाए, तो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप ये कह सकते हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। So bureaucracy can be considered to be a particular case of rationalization or rationalization applied to human organization। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप रेशनलाइज करते हैं, यानी कि सारी चीजें रेशनल लीगल बेसिस पे सेट करते हैं, तो इसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, नौकरशाही कहा जाता है। नौकरशाही को युक्तिकरण या मानव संगठन पर लागू युक्तिकरण का एक विशेष मामला माना जा सकता है, ठीक। या तर्क संगतता को लागू करने का एक विशेष मामला माना जा सकता है। यानी कि अगर आप जो है किसी भी मानव संगठन या कोई भी ऐसा संगठन है जिसपे आप जो है युक्तिकरण या तर्क संगतता को लागू करते हैं, जिसमें सारे लोगों की पोजीशन, सारे लोगों की स्थिति जो है वो इसी तर्क संगतता या युक्तिकरण के बेसिस पे ही परिभाषित की जाती हो, तो उसको नौकरशाही कहा जाता है, ठीक। तो ये ब्यूरोक्रेसी के डेफिनेशन दिया है मैक्स वेबर ने। Bureaucratic coordination of human action, Weber believed, is the distinctive mark of modern social structure। ठीक, तो ये कहते हैं कि अगर आप जो है ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन करते हैं ह्यूमन एक्शन का, तो ये मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर का एक डिस्टिंक्टिव मार्क, यानी कि ये बताता है, सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर जो भी होते हैं वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। इस वर्ड का, इस सेंटेंस का यही मतलब है। ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, वेबर बिलीव्ड, इज द डिस्टिंक्टिव मार्क ऑफ मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर। वेबर का मानना था कि मानव क्रिया का नौकरशाही समन्वय आधुनिक सामाजिक संरचना की विशिष्ट पहचान, ठीक। यानी कि जो भी आधुनिक सामाजिक संरचना होती है वो हमेशा, आजकल अगर आप देखेंगे जो भी आधुनिक संरचनाएं होती है वो नौकरशाही के बेस पे ही होती है, ठीक। वो नौकरशाही से ही बनती है, यानी कि नौकरशाही उसमें होती है जो भी आजकल की आधुनिक संरचनाएं होती हैं उसमें, ठीक। In order to study these organizations both historically and in contemporary society, Weber developed the characteristics of an ideal type। तो इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए हिस्टोरिकली और कंटेम्पररी सोसाइटी में, यानी कि हिस्ट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे और आज कंटेम्पररी सोसाइटी में ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, इन चीजों को पढ़ने के लिए वेबर ने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डेवलप किया था, ठीक। यानी कि ब्यूरोक्रेसी की आइडियल टाइप क्या होना चाहिए। मैंने बताया था आपको पहली दूसरी क्लास में जब हम लोगों ने आइडियल टाइप पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि आइडियल टाइप का यहाँ मतलब जो होता है वो ये होता है कि कौन सी ऐसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। जैसे अगर आप ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी कुछ एक आइडियल टाइप हो सकती है, ठीक। बड़े लेवल पे वो अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक फीचर हैं वो उनके अंदर होनी चाहिए। वो आगे हम लोग देखेंगे कि आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, ठीक। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए कि हिस्ट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा था और आज की कंटेम्पररी या मॉडर्न सोसाइटी में ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इस बात को समझने के लिए मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डेवलप किया। ठीक, ऐतिहासिक और समकालिक समाज दोनों में इन संगठनों का अध्ययन करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही की विशेषताओं का विकास किया है, ठीक। तो जो आजकल के संगठन हैं उनका ऐतिहासिक और समकालीन समाज में किस तरह का संगठन है, इस बात को समझने के लिए वेबर ने नौकरशाही का एक आदर्श प्रकार बताया। यानी कि पहले के जो संगठन थे वो किस तरह से संगठित थे, या आज के समकालीन या आधुनिक समाज में जो संगठन है वो किस तरीके से संगठित हैं, इस बात को समझने के लिए वेबर ने नौकरशाही की कुछ आदर्श प्रकार को विकसित किया है, ठीक। अब वो आदर्श प्रकार कौन कौन से हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है ये सारे आदर्श प्रकार, यानी कि ये अगर नहीं होगा, ठीक। आइडियल टाइप का सिंपल मतलब ये है
कि अगर ये चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा। अगर ये चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहला है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी मतलब कि सारे अथॉरिटी की एक हायरार्की होनी चाहिए। ठीक, सारे अथॉरिटी की एक हायरार्की होनी चाहिए, यानी कि जो पोस्टिंग होगी उसकी एक हायरार्की होगी, जो भी अथॉरिटी होगी उसकी एक हायरार्की होगी। जैसे कि आप ये कह सकते हैं ऊपर एक पोस्ट होगी, उसके नीचे एक पोस्ट होगी, उसके नीचे एक पोस्ट होगी, उसके नीचे एक पोस्ट, इस तरह से होगा। ये जो है किसी को जवाबदेह नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी को, ये सबसे अपर पार्ट्स में होगा। हायरार्की मतलब ये होती है कि एक दूसरे के अंडर काम करे। इसके अंदर सेकेंड नंबर वाला काम करेगा, सेकंड नंबर वाले के अंदर थर्ड नंबर वाला काम करेगा, थर्ड नंबर वाले के अंदर फोर्थ वाला काम करेगा, फोर्थ वाले के अंदर फिफ्थ वाला काम करेगा। इस तरह से एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बनाई जाएगी। ठीक, ठीक, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, तो ये आपको समझ में आ गई कि सारे अथॉरिटी की एक हायरार्की होगी। कौन अपर पोजीशन पे होगा, कौन उससे लोअर पोजीशन पे होगा, कौन उससे लोअर पोजीशन पे होगा, कौन उससे लोअर पोजीशन पे होगा, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, शक्ति का पदानुक्रम होना चाहिए, किसके पास कितनी शक्ति होगी, सबसे ज्यादा शक्ति वाला ऊपर होगा, उससे कम शक्ति वाला उसके नीचे होगा, उससे कम शक्ति वाला उसके नीचे होगा, उससे कम शक्ति वाला उसके नीचे होगा। इस तरह से शक्ति का एक पदानुक्रम होगा। ठीक, हर पद पे अलग अलग शक्तियां होंगी और ये ऊपर कौन सी शक्ति होगी, उसके बाद कौन सी शक्ति होगी, उसके बाद कौन सी शक्ति होगी, ये भी तय होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो संगठन नौकरशाही संगठन है तो। ठीक, ये नहीं होगा तो वो संगठन नौकरशाही संगठन नहीं कहला सकता, क्योंकि ये आइडियल टाइप, मैंने बताया आइडियल टाइप वो चीज है जिसके ना होने पे वो चीज आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कहें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संगठन ब्यूरोक्रेटिक है या नौकरशाही है, ठीक, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वहां पे हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है। ठीक, वहां पे शक्ति का पदानुक्रम है। अगर ये शक्ति का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ अथॉरिटी नहीं है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कह सकते कि वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है या नौकरशाही संगठन। ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये नहीं होंगी तो वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा ही नहीं। दूसरा है इम्पर्सनालिटी। इम्पर्सनालिटी अव्यक्तित्व, यानी कि यहाँ पे पर्सनल लेवल पे कोई काम नहीं होता है। मेरे ऊपर जो भी अथॉरिटी होगी वो मेरा, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार कोई भी रिलेशन नहीं, मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप उस ऑफिशियल फ्रेमवर्क में तो नहीं होगा। ऑफिस के बाहर थोड़ा सा पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है कलीग्स के बीच में, लेकिन वहां पे जो काम होंगे वो पर्सनल लेवल पे नहीं होंगे, अपनी पर्सनालिटी के लेवल पे नहीं होंगे। एक व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा उस ऑफिशियल फ्रेमवर्क में। जो भी एक ऑफिस का काम होगा वो ऑफिशियल फ्रेमवर्क में एक दूसरे के रिलेशन के बेस पे काम नहीं होगा कि आप मेरे रिश्तेदार हैं तो आपका ये काम हो जाएगा। हालांकि होता है, ये क्रिटिसिज्म है ब्यूरोक्रेसी का, ठीक, कि ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज किया कि पर्सनल लेवल पे भी काम होते हैं, कि मेरी पहचान है डीएम से तो डीएम मेरा काम कर देता, नहीं पहचान है तो नहीं। हालांकि लेकिन जो रूल है, ठीक, वही मैं कहा कि ये सारी चीजें बेसिक होनी चाहिए। अब वो बड़े लेवल पे फॉलो हो रही है या नहीं ये अलग चीज होती है, ठीक, उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं है वो अलग चीज होती है। तो यहाँ पे रूल है, अगर वो आदमी रूल से चल रहा है तो वो काम नहीं करेगा पर्सनल लेवल। इम्पर्सनालिटी होनी चाहिए, अव्यक्तित्व होना चाहिए। रिटन रूल ऑफ कंडक्ट, तो यहाँ पे लिखिए इम्पर्सनालिटी अगर है तो रिटन रूल ऑफ कंडक्ट होगा, कौन कैसे काम करेगा और कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। रिटन रूल्स होते हैं कंडक्ट के, आचरण के लिखित नियम होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति उस पोजीशन पे है, उस स्थिति उस पद पे है, वो किस, उसका आचरण कैसा होगा, ये सारी चीजें लिखित तौर पे डिफाइन होती है। एक डीएम की क्या शक्ति होगी, उसको क्या क्या काम करना है, एक एसपी की क्या शक्ति होगी, उसको क्या क्या काम करना है, वो सारी चीजें डिफाइन होती है। ठीक, एसपी का काम डीएम नहीं कर सकता, डीएम का काम एसपी नहीं कर सकता, इस तरह एसपी का काम एक हवलदार नहीं कर सकता, एक कांस्टेबल नहीं कर सकता। इस तरह से
सारी चीजें लिखित में होती हैं कि ये चीजें आपका ये काम। ठीक, प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट। यहाँ पे जो प्रमोशन होता है वो अचीवमेंट के बेस पर होता है। प्रमोशन यानी कि यहाँ पे आप एक तरह से प्रमोशन के साथ वो भी जोड़ दीजिए कि जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, अगर मेरा किसी पोस्ट पे किसी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होता है, मेरी जॉब लगती है, तो वो मेरे अचीवमेंट के बेस पे ही लगेगा। तो आप जब भी देखेंगे इन सब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पे देखते हैं कि एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, या एलिजिबिलिटी आप कह सकते हैं। एलिजिबिलिटी कहेंगे तो ज़्यादा डिफाइन हो जाएगा ये। ठीक, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मान लेते हैं आपको एलिजिबिलिटी दे दिया कि इस ऑफिस में काम करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी। अब ये ग्रेजुएशन कोई पैदा होते ही ग्रेजुएशन तो हो नहीं गया, एस्क्राइब तो है नहीं ये स्टेटस, ये अचीव्ड स्टेटस है। तो ये क्या हो गया, अचीवमेंट के बेस पे आपकी यहाँ पे जॉब लगी। अब यहाँ पे जो प्रमोशन होगा, यानी कि एक एसडीएम प्रमोट होकर डीएम कैसे बनेगा, ठीक, तो ये कुछ न कुछ एक रिटन रूल होंगे कि आप ये अचीवमेंट अगर कर लेते हैं तो एसडीएम से डीएम बन जाए। तो ये प्रमोशन भी इसी लेवल पर, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों अचीवमेंट के बेस पे ही होता है। उपलब्धि के आधार पर ही पदोन्नति होती है। पद आपको मिलता भी है उपलब्धि के आधार पे, जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन है यानी कि स्नातक होना जरूरी है उस चीज के लिए। तो स्नातक जो लोग नहीं है वो, हाँ अभी समझा रहे हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट, यही है ना रूल्स ऑफ कंडक्ट कि आप किस तरह से रूल्स ऑफ कंडक्ट यानी कि सारी चीजें डिफाइन होती हैं, सारी चीजें लिखित में होती हैं कि कौन कौन सी चीजें आप करेंगे, कौन कौन सी चीजें नहीं करेंगे। जैसे एक कांस्टेबल है मान लेते हैं, तो उसकी एक पावर होती है। अब ये पावर कैसे मिल रही, ये चीजें पुलिस का जो भी एक कंडक्ट की जो डायरी होगी, मैनुअल होगा, उसमें सारी चीजें लिखी होंगी कि एसपी ये काम कर सकता है, एक कांस्टेबल ये काम कर सकता है। कांस्टेबल एसपी की साइन नहीं कर सकता है, कांस्टेबल जो है एसपी के जो डिसीजन है वो नहीं ले सकता है। ठीक, तो यही तो है रिटर्न रूल्स। क्यों नहीं ले सकता है, कोई ये थोड़ी कहा, एसपी ने थोड़ी कहा कि नहीं तुम कांस्टेबल हो, तुम ये नहीं मतलब ये डिसीजन नहीं ले सकते, बल्कि वो ये बताएगा कि क्योंकि ये तुम्हारी जो पावर है उसमें ये नहीं आता है, ये चीजें यहाँ पे लिखी हों, वो चीजें लिखी होती, यही है रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट। यानी कि वो काम कैसे करेगा और क्या काम करेगा, ये सारी चीजें रिटन में होती है, इसी को रिटन रूल ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। ठीक, प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट, ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी नौकरशाही संगठन के लिए अगर आपको ये कहा जाए कि ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक होना जरूरी है, तो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको स्नातक होना पड़ेगा पहले, तभी वो उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है या उस पोस्ट पे उसको रिक्रूट किया जा सकता है। ठीक, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि सारे लोगों का काम डिवाइड होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया एक एसडीएम का अलग काम हो सकता है, डीएम का अलग काम हो सकता है, एसपी का अलग काम हो सकता है, कांस्टेबल का अलग काम हो सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कौन क्या काम करेगा। ठीक, एक थाने को एक जो वहां का दरोगा होगा वो देखेगा, उसके बाद एक बड़े लेवल पे जो है एसपी देखता है, एसएसपी देखते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कौन क्या काम करे, इसके अंडर में क्या काम आएगा, ये चीजें डिवाइड होती हैं ब्यूरोक्रेसी में। श्रम का विशेष विभाजन होता है, यानी कि किसका क्या काम होगा, इसको पूरी तरीके से और लिखित तरीके से इसका विभाजन होता है। ठीक, एफिशिएंसी, क्षमता होनी चाहिए। ठीक, ये सारे काम करने की क्षमता होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर ने बताया था। तो एक बार आप याद कर लीजिए इसको। ठीक, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इम्पर्सनैलिटी, रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट, प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, एफिशिएंसी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपसे, शक्ति का पदानुक्रम, अवैयक्तिक आचरण के लिखित नियम, उपलब्धि के आधार पर पदोन्नति, श्रम का विशेष विभाजन, क्षमता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अथॉरिटी, अधिकार। वेबर डिस्कशन ऑफ अथॉरिटी
रिलेशन आल्सो प्रोवाइड इंसाइट इनटू व्हाट इज हैपनिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि जब वेबर जो है अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है। यानी कि उन्होंने जो अथॉरिटी का डिस्कशन किया उसमें ये सारी चीजें भी बताई कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। ठीक, एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब भी वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन रेशनलाइज होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वेबर जो है वो रेशनलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने आयरन केज ऑफ रेशनलिटी भी दिया है, ठीक, जो रेशनलाइजेशन को क्रिटिसाइज करता है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। यानी कि एक पिजड़ा बन गया है जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक, वेबर डिस्कशन ऑफ अथॉरिटी रिलेशंस आल्सो प्रोवाइड इंसाइट इनटू व्हाट इज हैपनिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये भी बताते हैं जब भी वो अथॉरिटी की बात करते हैं। प्राधिकार संबंधों की वेबर की चर्चा आधुनिक विश्व में क्या हो रहा है इसकी भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक, यानी कि प्राधिकार के बारे में जब भी वेबर बात करते हैं तो ये भी उनकी इस बात से, उनकी इस चर्चा से ये भी नजर आता है कि मॉडर्न आधुनिक विश्व में क्या हो रहा है। ठीक, ऑन व्हाट बेसिस डू मेन एंड वुमेन क्लेम अथॉरिटी ओवर अदर। ये भी बताते हैं कि किस बेसिस पे लोग जो है, कोई औरत है या कोई मर्द है, वो किस बेसिस पे एक दूसरे के ऊपर यानी कि दूसरों के ऊपर अपनी अथॉरिटी जमा पाते हैं। अगर मेरी कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या है, लीगल पावर है, ठीक, उस पावर का इस्तेमाल मैं किस बेसिस पे कर पा रहा हूँ। ठीक, एक एसपी की जो अथॉरिटी है वो एसपी की अथॉरिटी क्यों है, क्यों लोग उसको मानते हैं, ठीक, किस बेसिस पे वो अथॉरिटी मिली है उसको। ठीक, किस आधार पर पुरुष और महिलाएं दूसरों पर अधिकार का दावा करते हैं, यानी कि अधिकार जो मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है। ये सारी चीजें हम लोग अथॉरिटी में, प्राधिकार में डिस्कस करेंगे। वाई डू मेन एंड वुमेन गिव ओबीडियंस टू अथॉरिटी फिगर। चलिए ठीक है, मैंने कह दिया कि मेरे पास ये अथॉरिटी है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक, आप पूछते हैं ना कि किस अथॉरिटी के बेस पे आप ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो वो क्यों लोग उसको, उस अथॉरिटी को मानते हैं। ठीक, अगर मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है क्योंकि मैं एसपी हूँ इसलिए मेरी अथॉरिटी में ये चीजें आती हैं तो मैं कर रहा हूँ, तो लोग उस चीज को मान क्यों जाते हैं। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है। वाई डू मेन एंड वुमेन गिव ओबीडियंस टू अथॉरिटी फिगर, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी है उसको लोग मानते क्यों हैं, उसकी बात का पालन क्यों करते हैं लोग। पुरुष और महिलाएं प्राधिकरणों के आंकड़ों का पालन क्यों करते हैं, यानी कि जो भी प्राधिकरण है उसका पालन, प्राधिकरण जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति की बातों का पालन लोग क्यों करते हैं, पुरुष और महिलाएं क्यों मानते हैं उनकी बातों। He uses the ideal type to begin to address these questions। इस क्वेश्चन को भी एड्रेस करने के लिए मैंने क्या शुरू में ही आपको बताया, मैक्स वेबर का जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको, तब भी मैंने बताया था कि उनकी पूरी मेथोडोलॉजी आइडियल टाइप के बेस पे है। सारी चीजें वो आइडियल टाइप के बेसिस पे ही डिस्कस करते हैं। ठीक, तो उन्होंने इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि किसी के पास अथॉरिटी आती कैसे है, लोग उस अथॉरिटी को कैसे मानते हैं, उसके ओबीडियंस कैसे, उसको ओबे कैसे करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने आइडियल टाइप के बेसिस पे ही डिफाइन की है। वो इन सवालों का समाधान शुरू करने के लिए आदर्श प्रकार का उपयोग करते हैं। यानी कि जो सवाल है कि लोगों के पास प्राधिकार कैसे आता है और उस प्राधिकार को लोग, जनता, आम जनता कैसे मानती है प्राधिकार को, इस बात को बताने के लिए उन्होंने आदर्श प्रकार का इस्तेमाल किया है। वेबर डिस्टिंग्विश 3 मेन टाइप ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने 3 मेन तरह की अथॉरिटी के बारे में बात किया है कि चूंकि ये चीजें होती हैं इस वजह से लोग उन अथॉरिटी को मानते हैं। वेबर ने सत्ता के 3 प्रमुख प्रकारों की पहचान की है, 3 तरह के अधिकार के बारे में बताया। अब ये टाइप जो बताया है, मैंने एक्शन में भी यही बात कही थी कि चूंकि इतनी ही टाइप की अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने आइडियल टाइप कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए ये 3 तरह के अथॉरिटी बता दी और उसी में सारी तरह की जो भी अथॉरिटी आती है वो इन्हीं तीनों में आ जाएंगी। ठीक, पहला है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक, पहला है पारंपरिक प्राधिकार या ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या हो सकती है, आपके फादर की ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो सकती है। हम आपके अपने फादर की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में चलता आ रहा है कि
फादर के पास ये अधिकार होता है कि बच्चों के ऊपर वो अपना अधिकार जमा सकते हैं, अपना प्राधिकरण अपने बच्चों पे वो लगा सकते हैं। ठीक, रिलीजियस जो गुरुज होते हैं, यानी कि रिलीजियस जो एक कह सकते हैं कि रिलीजन में जो अपर क्लास में होते हैं, चाहे आप उसको ये कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, जैसे उसमें होता है क्रिश्चियन में फादर्स होते हैं। ठीक, तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी हम क्यों मानते हैं? उन्होंने कह दिया कि ठीक है, ये जो है त्योहार इस दिन मनाया जाएगा, आप उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये चूंकि हमारे रिलीजन में ये सारी बातें कहती थी, और ये रिलीजन क्या है? हमारा पारंपरिक मामला है, हमारा ट्रेडिशनल मामला है। ठीक, तो ट्रेडिशन के बेसिस पे कुछ लोगों को अथॉरिटी दी जाती है। बड़ों की बात मानना है, ये भी एक क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, ये भी क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आ जाए। तो लोगों की बात मानना ट्रेडिशनल बेसिस पे, हमारी जो परंपरा है उसके बेसिस पे, तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी या पारंपरिक प्राधिकरण में आ जाता है। ठीक, इससे बात समझ में आ गई? इसमें कोई अचीवमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बल्कि चूंकि हमारे ट्रेडिशन में ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम इस चीज को मानते हैं। ठीक, अब ट्रेडिशनल बेसिस पे आप किसी डीएम की अथॉरिटी को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई डीएम ये कह दे कि चूंकि मेरा फादर जो है डीएम था, या मेरे जो है दादा डीएम थे, ठीक, ग्रैंडफादर जो है वो डीएम थे, इसलिए मेरी ये अथॉरिटी बनती है कि मैं भी डीएम की जो भी अधिकार है उसको मनवाऊंगा। तो ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रेडिशन के बेस पे नहीं है। हमारे ट्रेडिशन में वो सारी चीजें नहीं, वो आ जाएगी आपकी रेशनल लीगल अथॉरिटी। वो आ जाएगी आपकी किसमें? रेशनल लीगल अथॉरिटी। एक आम आदमी जो भी होता है, ठीक, अगर वो आपसे आके कहे आपको जो है कल से इस पोस्ट पे, कोई भी एक पोस्ट पे आपको कल से जो है वो बना दिया जाता है, चलिए किसी पोस्ट का किसी पोस्ट, कोई भी पोस्ट दे दी जाती है, चलिए कोई बात नहीं, सरकार में ही आपको कोई पोस्ट दे दी गई, एक आम आदमी आपसे जाके कहते आप उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वही आदमी अगर दूसरे दिन जो है चीफ मिनिस्टर बन जाए, और वो आके कह दे, तो आप तुरंत उस बात को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? यही है उसकी अथॉरिटी। एक रेशनल लीगल तरीके से उसको अथॉरिटी दी गई। लॉ में बताया गया है कि एक चीफ मिनिस्टर जो होगा वो किस किस तरह से बनेगा। लोग उसको इलेक्ट करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक, तो ये एक तरह से लॉ में हमारा लिखित तौर पे लीगल तरीका बता दिया गया कि चीफ मिनिस्टर को किस तरह से अपॉइंट। अब वो लीगल प्रोसेस जो भी फॉलो करके उस अथॉरिटी को पा जाएगा, लोग उसको मानेंगे। वही आदमी, ठीक, वही आदमी अगर कल को रिजाइन कर देता है, फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने रेशनल लीगल का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया, मतलब अब उस प्रोसेस को फॉलो करके उसके पास वो अथॉरिटी नहीं। तो ये आ जाता है रेशनल लीगल अथॉरिटी पे, चाहे वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो सकती है, वो जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डीएम है, जज है। जज फैसला सुना दिया, सारे लोग क्यों बात मान? अगर वो जज ना हो, जज की पोस्ट पे ना हो, सिर्फ जज की कुर्सी पे बैठ के कोई फैसला सुनाए, तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे। वो जज इसलिए है क्योंकि उसने एक रेशनल लीगल प्रोसेस फॉलो किया है, एक तर्क संगत कानूनी तरीका अपनाया है उस प्राधिकरण को पाने के लिए, उस अथॉरिटी को पाने के लिए, तभी आप उसकी बात मानते हैं। ठीक, और उसके लिए एक तय चीजें होती हैं कि किस तरह से एक जज अपॉइंट होगा। ठीक, वो सारी चीजें वो फुलफिल करता है, तब जाके उसको अथॉरिटी वो मिलती है, और किसी को वो अथॉरिटी मिल गई तो उसकी बात सारे लोग मानने लगते हैं। वही आदमी अगर बाहर कुर्सी रख के फैसला करे और वो जज की पोस्ट पे ना हो, तो नहीं हो सकता ऐसा, उसकी बात कोई नहीं माने। एक गांव में आप इकट्ठा कर लीजिए लोगों को, और कोई एक खड़ा होकर फैसला दे दे कि नहीं तुमने ये गलती की है, इस वजह से तुमको 1 साल 2 साल 3 साल की सजा दी जाए, कोई नहीं मानेगा। ठीक, लेकिन वही अगर जज कह देता है, तुरंत उसकी बात मान ली जाती है, तुरंत उसको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक, क्योंकि वो एक रीजनल लीगल अथॉरिटी है, तर्क संगत कानूनी प्राधिकरण उसके पास है। नेक्स्ट आता है करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मा होता है। एक करिश्मेटिक अथॉरिटी किसी को कैसे मिलती है?
करिश्मेटिक अथॉरिटी जब कोई एक्स्ट्रा, मतलब एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होता है, उसके पास ये पावर होती है, ये एबिलिटी होती है लोगों को इकट्ठा करने की, तो वो एक करिश्मेटिक अथॉरिटी, करिश्मेटिक उसके पास एक अथॉरिटी होती है, करिश्माई प्राधिकरण होता है। जैसे कि गांधी जी के पास ये ताकत थी, ये एबिलिटी थी कि लोगों को अपने साथ जोड़ सके, लोग उनकी बात मान रहे थे क्योंकि वो एक करिश्मेटिक अथॉरिटी थी। ऐसे एक लीडर जो होता है, एक लीडर के पीछे लोग क्यों रहते हैं, एक लीडर की बात लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लोगों को एक साथ जोड़ सकता है, लोगों से अपनी बात मनवा सकता है, उसकी अपनी पर्सनल एबिलिटी। तो करिश्मा जहाँ पे आएगा वहाँ पे एबिलिटी जरूर आएगी, ठीक। करिश्मा जहाँ पे आएगा वहाँ पे एबिलिटी जरूर आएगी। करिश्मा जहाँ पे भी आएगा, करिश्माई प्राधिकरण जहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे ये एबिलिटी जरूर आती है, ठीक। अब जब भी आपसे अथॉरिटी का टाइप पूछा जाए तो वहाँ पे एबिलिटी आप देख लीजिए, एबिलिटी इसमें कीवर्ड हो जाएगा एक तरह से, ठीक। तो वो करिश्मेटिक अथॉरिटी, जैसे कि गांधी जी की बात, ना ही वो रेशनल लीगल अथॉरिटी थी उनके पास, ना ही हमारे ट्रेडिशन में, हमारे रिलीजन में नहीं कहा गया कि गांधी जी की बात माननी है, ना ही हमारे बाप दादाओं ने कहा कि गांधी जी की बात माननी है, क्योंकि गांधी जी के पास एक एबिलिटी थी, करिश्मेटिक अथॉरिटी थी, एक करिश्मेटिक एबिलिटी थी लोगों को एक साथ जोड़ने की, लोगों का एक साथ रखने की। अब ये कैसे आती है करिश्मेटिक अथॉरिटी या करिश्माई प्राधिकरण कैसे मिलता है, उसके लिए कुछ भी आपको लोगों के लिए करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास एबिलिटी होती है, जैसे लीडर होता है, तो आपके लीडर कोई भी होते हैं, उनके पास करिश्मेटिक अथॉरिटी ही होती है जब तक वो किसी गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं आते। जैसे एक चीफ मिनिस्टर मान लेते हैं, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, ठीक, वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा तो रेशनल लीगल अथॉरिटी उसके पास आ गई, ठीक। वो अगर पब्लिक में आ रहे वोट मांगने और लोग उसको वोट दे रहे हैं और या लोग उसके पीछे चल रहे हैं, जबकि वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे नहीं है, तब वो उसके पास कौन सी अथॉरिटी होगी, करिश्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई प्राधिकरण होगा उसके पास, ठीक। क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है कि लोगों को एक साथ जोड़ सके, लोगों को अपने पीछे चला सके, ठीक। तो ये 3 तरह की अथॉरिटी के बारे में बात किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट आता है रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का युक्तिकरण। The rationalization of society is a concept that was created by Max Weber. Rationalization of society एक ऐसा concept है जिसको Max Weber ने create किया है। Rationalization refers to the process by which modern society has increasingly become concerned with. ठीक, rationalization एक ऐसा process है जो हर modern society जो है इस चीज को, rationalization को follow कर रही है, यानी कि हर society अब rationalize हो रही है, ठीक। ये सोसाइटी कैसे अपने आप को रेशनलाइज कर रही है। समाज का युक्तिकरण एक अवधारणा है जो मैक्स वेबर द्वारा बनाई गई है। एक ऐसी अवधारणा है जो किसने बनाया है, मैक्स वेबर ने बनाया है। युक्तिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा आधुनिक समाज तेजी से चिंतित होता है, ठीक, यानी कि तेजी से आधुनिक समाज तर्क युक्तिकरण को फॉलो कर रहा है, ठीक, युक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। अच्छा, ये अलग कहीं से आ गया है। अच्छा, कंपोनेंट की बात हो रही है, ठीक। रेशनलाइजेशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो पहला है एफिशिएंसी, दूसरा है प्रेडिक्टेबिलिटी, तीसरा है कैलकुलेबिलिटी और चौथा है डीह्यूमनाइजेशन, ठीक। पहला है दक्षता, दूसरा है पूर्वानुमानित
नुमेदा और तीसरा है गणनात्मकता, चौथा है अमानवीकरण। तो पहला एफिशिएंसी क्या है? अचीविंग द मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट, यानी कि कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पाने की कोशिश करना, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। दक्षता न्यूनतम प्रसार से। तो आज आधुनिक समाज जो है, मॉडर्न सोसाइटी, ये चीज़ की कोशिश करती है कि किस तरह से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त कैसे किया जा सकता है। प्रेडिक्टेबिलिटी, अ डिजायर टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कैसे? एक प्रेडिक्टेबिलिटी कि आप जो है इस बात का डिजायर रखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज को आप प्रिडिक्ट कर पाए। पूर्वानुमेयता, भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद क्या है? कैलकुलेबिलिटी, अ कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल डाटा दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड स्कोरिंग, यानी कि आप कैलकुलेट करते हैं सारी चीजों को। गणनात्मकता, संख्यात्मक डेटा यानी कि सांख्यिकीय और स्कोरिंग से संबंधित चिंतन। डिह्यूमनाइजेशन, इम्प्लाइंग टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक। अमानवीकरण, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए साधन के रूप में प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलिटी, तर्क संगता। Weber argues that capitalism is a rational system in the sense of being calculating, efficient, reducing uncertainty, increasing predictability। ये चीज देखिए, रेशनलाइजेशन में भी यही कंपोनेंट आते हैं और रेशनलिटी में भी यही कॉन्सेप्ट है। रेशनलिटी और रेशनलाइजेशन में फर्क क्या है? रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, रेशनलिटी मतलब कि कोई भी सिस्टम अगर रेशनलाइजेशन को फॉलो करके ये सारी चीजें फुलफिल कर रहा है तो वो रेशनलिटी के बेस पे हो जाता है। वेबर आर्ग्यूज दैट कैपिटलिज्म इज अ रेशनल सिस्टम। वेबर ने कहा कि कैपिटलिज्म क्यों रेशनल सिस्टम है? क्योंकि ये जो है कैलकुलेटिंग है, ठीक, ये एफिशिएंट है, ये अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, ये प्रेडिक्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये रेशनल सिस्टम है, क्योंकि हमने रेशनलाइजेशन के कंपोनेंट पढ़ लिए। अब वो रेशनलाइजेशन का कंपोनेंट जिस भी सिस्टम में पाया जाएगा वो सिस्टम रेशनलिटी के बेस पे हो, वो सिस्टम रेशनल होगा। ठीक। जहाँ पे भी एफिशिएंटी पाई जाएगी, जहाँ पे भी कैलकुलेबिलिटी पाई जाएगी, जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी को कम करने की यानी कि डिह्यूमनाइजेशन पाया जाएगा, जहाँ पे भी इंक्रीजिंग प्रेडिक्टेबिलिटी होगी, ये सारी चीजें रेशनल सिस्टम कहलाएगी। एंड यूजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी, और ज्यादा से ज्यादा ये कैपिटलिज्म को क्या करता है? नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, डिह्यूमनाइजेशन करता है। ठीक। इसीलिए वेबर ने कहा कि कैपिटलिज्म ये क्या है? रेशनल सिस्टम। वेबर का तर्क है कि गणनात्मक होना, कुशल होना, अनिश्चितता को कम करना, भविष्यवाणी करने में वृद्धि होना और गैर मानव प्रौद्योगिकी की बढ़ती मात्रा का उपयोग करने के लिए हम पूंजीवाद को एक तर्कसंगत प्रणाली मानते हैं। यानी कि वेबर ने कहा कि पूंजीवाद जो है एक तर्कसंगत प्रणाली है, क्योंकि इसमें गणनात्मकता होती है, इसमें कुशल होता है और इसमें अनिश्चितता को कम करने की क्षमता होती है, इसमें भविष्यवाणी करने में वृद्धि होती है और ये ज्यादा से ज्यादा गैर मानव प्रौद्योगिकी को उपयोग करता है। इसलिए हम एक पूंजीवाद को तर्कसंगत प्रणाली कह सकते हैं, क्योंकि तर्कसंगतता का या युक्तिकरण का एक कंपोनेंट आप कह सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। टाइप्स ऑफ रेशनलिटी, तर्कसंगतता के प्रकार कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू वेबर देयर आर 4 टाइप ऑफ रेशनलिटी। तो 4 तरह की रेशनलिटी बताया है वेबर ने। ठीक। वेबर के अनुसार तर्कसंगतता के 4 प्रकार हैं। ठीक। अब क्लियर आ रहा है? वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आजकल चल रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, कभी कभी डर हो जाता है, 1-2 दिन में वो सही हो जाएगा। वाईफाई का इशू आ रहा है थोड़ा सा। प्रैक्टिकल रेशनलिटी, तो पहला आता है प्रैक्टिकल रेशनलिटी। 4 प्रकार में सबसे पहला आता है प्रैक्टिकल रेशनलिटी। इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू अचीव अ डिजायर एंड बेस्ड ऑन व्हाट इज प्रैक्टिकल। ठीक। यानी कि जो भी हमारा डिजायर गोल है उसको अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका हो और जो प्रैक्टिकल हो, जो किया जा सकता हो। ठीक। ऐसे अगर
तरीके आपके पास हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आप गोल को पाने के लिए एक तरीका, एक वे रखते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल रेशनैलिटी कहा जाता है। ठीक। वेबर के अनुसार तर्कसंगता के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है व्यवहारिक तर्कसंगता। इसमें क्या होता है, व्यवहारिक तर्कसंगता में व्यवहारिक के आधार पर वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका व्यवस्थित रूप से तय करना शामिल होता है। यानी कि अगर आप व्यवस्थित रूप से सबसे अच्छा तरीका किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तय करते हैं, तो उसको व्यवहारिक तर्कसंगता कहलाया जाता है। ठीक। दूसरा क्या है, theoretical rationality. It involves understanding the world through abstract concept. Theoretical rationality थ्योरी के बेस पे अगर हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो theoretical rationality कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सैद्धांतिक तर्कसंगता में अमूर्त अवधारणाओं के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। जैसे कि आप ये समझे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, वो एक क्या है, अमूर्त अवधारणा। उस बेसिस पे हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं। तो ये किस बेसिस पे आ जाता है, कौन सी तर्कसंगता है, ये सैद्धांतिक तर्कसंगता, थ्योरेटिकल रेशनैलिटी, थ्योरी के बेस पे हम सारी चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट आता है, तीसरा है सब्स्टेंटिव रेशनैलिटी। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द बेस्ट चॉइस ऑफ अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि सबसे अच्छा तरीका अगर आप ढूंढते हैं, ठीक, तो उसको आप सब्स्टेंटिव रेशनैलिटी कहते हैं। एज गाइडेड बाय ऑल योर कलेक्टिव वैल्यूज, जिसमें आपकी कलेक्टिव वैल्यूज भी जुड़ी हैं। तो सब्स्टेंटिव में आपकी वैल्यूज जुड़ी होती हैं, वैल्यू के बेस पे आप बेस्ट तरीका ढूंढते हैं, तो उसको सब्स्टेंटिव रेशनैलिटी कहा जाता है। पोस्ट तर्कसंगता में आपको सभी सामूहिक मूल्यों द्वारा निर्देशित, यानी कि आप तरीका तो ढूंढते हैं इसमें, जैसे आप तर्कसंगत क्या कहते हैं इसको हिंदी में, व्यवहारिक तर्कसंगता में जैसे आप तरीका ढूंढते हैं, ऐसे इसमें भी ठोस तर्कसंगता में भी तरीका ढूंढते हैं, लेकिन इसमें आपके जो सामूहिक मूल्य होते हैं उसके बेसिस पे जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो आप चूज करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो इसको ठोस तर्कसंगता कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट टर्म आता है in other words, you are attempting to make your system of values and your action congruent with each other, यानी कि आपकी वैल्यू के बेस पे आपके एक्शन अगर हो, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं वहां, तो इसको कहा जाता है ठोस तर्कसंगता या सब्स्टेंटिव रेशनैलिटी। दूसरे शब्दों में अगर आप ठोस तर्कसंगता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मूल्यों की प्रणाली और अपने कार्यों को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि आपके जो सामूहिक मूल्य हैं उसके साथ साथ ही उसको साथ लेकर ही आप कार्य करते हैं, तो इसको ठोस तर्कसंगता कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है फॉर्मल रेशनैलिटी। फॉर्मल रेशनैलिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल रूल, यानी कि जो यूनिवर्सल रूल है उसके बेसिस पे अगर आप जो है अपनी चॉइस बनाते हैं, तो इसको फॉर्मल रेशनैलिटी कहा जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे जो यूनिवर्स में, यानी कि पूरी दुनिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन पाए जाते हैं उसके बेसिस पे अगर आप कोई चॉइस करते हैं तो उसको फॉर्मल रेशनैलिटी कहा जाता है। एंड द लार्जर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी, यानी कि दुनिया के लेवल पे आप अगर लार्जर स्ट्रक्चर जो आपकी सोसाइटी का है, जैसे हम जो फॉलो करते हैं फॉर्मल रेशनैलिटी को, हम इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक। तो ये क्या है फॉर्मल रेशनैलिटी, कोई भी एक्शन, कोई भी गोल को पाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। ये यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं यानी कि हम फॉर्मल रेशनैलिटी को फॉलो कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग और क्वांटिफाइंग द मोस्ट एफिशिएंट मींस टू, इसमें क्या चीजें होती हैं, हम जो सबसे अच्छा तरीका होता है जो यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे होता है, किसी गोल को पाने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, तो उसी को फॉर्मल रेशनैलिटी कहा जाता है। औपचारिक तर्कसंगता में सार्वभौमिक नियमों, विनियमों और आपके समाज की बड़ी सामाजिक संरचना के आधार पर, या तो आप कहें कि जो सार्वभौमिक नियम होते हैं या आपके समाज में जो सबसे बड़ी सामाजिक संरचना होती है उसके जो नियम है, विनियमन है, उसको अगर आप फॉलो करके अपने तरीके का चुनाव करते हैं कि किस तरह से मैं अपने लक्ष्य को पाऊंगा, और उसमें आपको आपके दिमाग में ये सारे नियम और विनियम हैं, तो ये जो है
इस तरह की तर्कसंगतता औपचारिक तर्कसंगतता कहलाती है। इसमें अंत तक यानी कि अंत को पाने के लिए सबसे कुशल साधनों की गणना या मात्रा निर्धारित करना शामिल होता है। यानी कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे कुशल साधन क्या होगा उसकी गणना करते हैं, उसको मात्रात्मक तरीके से देखते हैं और उसके साथ-साथ आप जो है जो आपके सार्वभौमिक नियम हैं, विनियम हैं, आपके सबसे बड़ी सामाजिक संरचना की जो नियम है उसको फॉलो करते हैं, तो इसको औपचारिक तर्कसंगतता कहा जाता है। ठीक। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है। रिलीजन कल हम लोग करेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, देर तक खींचेगा ये। तो क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो हम लोगों ने सोशल एक्शन पढ़ा है। सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक कार्य। सोशल एक्शन इन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन करते ही कहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक क्रिया का व्यापक विज्ञान है। ठीक। इसके 4 टाइप्स इन्होंने बताए हैं, वो जो एक रेशनल, वर्ड रेशनल, अफेक्टिव एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन। जो एक रेशनल तर्कसंगत, कानूनी, मूल्य वाजिब, भावनात्मक, पारंपरिक क्रिया। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही इन्होंने डिफाइन किया है। ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप बताए हैं मैक्स वेबर ने। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इम्पर्सनैलिटी, रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट, प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, एफिशिएंसी, शक्ति का पदानुक्रम, अव्यक्तित्व, आचरण के लिखित नियम, उपलब्धि के आधार पर पदोन्नति, श्रम का विशेष विभाजन, क्षमता, ये सारी चीजें बताई उन्होंने। अथॉरिटी के बारे में बताया उन्होंने, अथॉरिटी क्या होती है और मॉडर्न वर्ल्ड में अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है। 2 क्वेश्चन है कि लोगों के पास अथॉरिटी आती कैसे है, लोग उसको फॉलो कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उन्होंने अथॉरिटी के आइडियल टाइप बताए हैं, जिसमें आता है 3 तरह की अथॉरिटी: ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रेशनल लीगल अथॉरिटी और करिश्मेटिक अथॉरिटी। पारंपरिक पदाधिकरण, तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण और करिश्माई प्राधिकरण। रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में इन्होंने 4 कंपोनेंट बताए हैं: इफिशियंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, कैलकुलेटेबिलिटी एंड डिह्यूमनाइजेशन। दक्षता, पूर्वनियमता, गणनात्मकता और अमान्यीकरण। ये 4 कंपोनेंट बताए हैं। इस बेसिस पे ये कहते हैं कि कोई भी सिस्टम रेशनल है या नहीं, आप इन चारों चीजों को रख के देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि चूंकि कैपिटलिज्म रेशनल सिस्टम है क्योंकि वो ये सारी चीजों को फॉलो करता है। ठीक। वो एफिशिएंट है, वो कैलकुलेबल है, वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, प्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कम से कम ह्यूमन नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। टाइप्स ऑफ रेशनलिटी में उन्होंने 4 टाइप की रेशनलिटी के बारे में बताया है। प्रैक्टिकल रेशनलिटी, ठीक, यानी कि व्यवहारिक तर्कसंगता। उसके बाद थ्योरेटिकल रेशनलिटी, सैद्धांतिक तर्कसंगता। उसके बाद सब्सटेंटिव रेशनलिटी जो आपके वैल्यूज के बेस पे होती है, मूल्यों के बेस पे होती है, ठोस तर्कसंगता। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है फॉर्मल रेशनलिटी, औपचारिक तर्कसंगता। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। फिर रिलीजन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन। दूसरी चीज ये है कि आपको फर्स्ट यूनिट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर फर्स्ट यूनिट से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वो पूरे फर्स्ट यूनिट में रख दिए गए। 26 थिंकर हैं जो सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर। इसीलिए टाइम भी हमारा ज्यादातर फर्स्ट यूनिट में लगे। फर्स्ट यूनिट में कम से कम हमारी 30 से 35 क्लासेस लगेंगी। बाकी सारी यूनिट्स में इतनी क्लास नहीं लगती है, 10 क्लास मैक्सिमम में यूनिट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में हमको 30 से 35 क्लास लग सकती है। ठीक। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन।
ठीक है, फिर नहीं है कोई क्वेश्चन तो लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।